नमस्कार, 9 बजे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इस्टवाल। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि आखिरकार 48 दिनों बाद ही सही अब धीरे धीरे फेज्ड बैनर में कुछ कुछ रियायतें दी जा रही हैं और उन्हीं में शामिल है ट्रेन्स की बहाली। 15 स्पेशल ट्रेन्स को अनुमति दी गई है। दिल्ली से ये अलग अलग अपने डेस्टिनेशंस की ओर रवाना होंगी। कल से 12 मई से ये शुरू होगा और इसकी जो टिकट्स हैं वो आप ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे। उसके लिए आप एजेंट्स के जरिए टिकट्स बुक नहीं करवा सकेंगे। अभी फिलहाल इन 15 ट्रेन्स की आने और जाने के लिए, यानी कि जो जर्नी होती है आने जाने की, कुल 15 ट्रेन्स यानी 30 जर्नीज की अनुमति अभी फिलहाल दी गई। जी, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ गए हैं। परिमल, आखिर वजह क्या रही है रेल सेवा को शुरू करने की? देखिए, एक तो लोगों की परेशानी रही है बड़ी वजह में से एक। दूसरी नंबर चीज ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही औपचारिक तौर पे ऐलान किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि अब इस कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो यानी लड़ाई बहुत लंबी है और ऐसी सूरत हाल में आप इन सेवाओं को अगर बंद रखेंगे, धीरे धीरे शुरू नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। हालांकि ये बात भी रेलवे ने अभी साफ किया है फिलहाल कि जो श्रमिक स्पेशल मजदूरों के लिए चलने वाली ट्रेनें थी, अगर राज्य उसकी डिमांड करती रहेंगी तो वो भी चलती रहेंगी। लेकिन ये ट्रेनें जो है वो एसी कोचेज वाली ट्रेनें हैं। ऑनलाइन टिकट बुक हो सकता है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, स्क्रीनिंग किया जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक होने पे आपको जर्नी करने की अनुमति मिलेगी, फेस कवर होना जरूरी है। लेकिन अंजलि, यहां बताना जरूरी है कि ये 15 स्थानों के लिए है। नई दिल्ली स्टेशन से ये कल जो ट्रेन खुलेगी अलग अलग जगहों के लिए, वो 15 जगहों के लिए ट्रेन फिलहाल जो है वो चलना शुरू करेगी और उन्हीं जगहों से फिर रिटर्न होगी। लेकिन रेलवे ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में और ऐसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। लेकिन एक सेवा जो है, जो लंबे अरसे से शुरू नहीं हो पा रही थी, वो आम लोगों के लिए कम से कम उसकी शुरुआत की गई है और ये कल से ट्रेन चलनी शुरू होगी। आज शाम 4 बजे से लोग टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी जाना चाहे वो अपने मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है और जर्नी कर सकता है। परिमल, एक छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि ट्रेन्स के अंदर और स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए क्या तरीके अपनाने की कोई कोशिश? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्लेटफॉर्म की बात तो कही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, लेकिन ये कल भी लगातार रिपोर्टर्स पूछते रहे कि ट्रेन के भीतर की क्या स्थिति होगी। यानी जो सीटिंग कैपेसिटी है, जो हमने देखा शशांक की जो ट्रेनें चली श्रमिक स्पेशल के तौर पे, ऑक्यूपेंसी उसमें 75% ही रखी गई थी, 25% सीटों पे नहीं रखी गई थी। लेकिन यहां पर ये जरूर बताया गया कि एसी कोचेज होंगी। यानी एसी कोचेज में आप मान के चलते हैं कि एक दूरी रहती है आमतौर पे। जो स्लीपर क्लासेस में 72 सीट होती है, उसकी जगह पे एसी कोचेज में कम सीटें होती हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि वजह हो। लेकिन अब तक ये रेलवे की तरफ से सफाई नहीं आई है कि ट्रेन के भीतर आप सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे अंजाम देंगे। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी राहत ये लोगों के लिए रहेगी कि अब ट्रेन्स चलेंगे और आज शाम से टिकट बुक कर सकेंगे। और अब बात करते हैं जो डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव लाया गया था, उस पर अब हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ एक तरह की लिखित जवाब दिए गए हैं। ये सवाल और जवाब कुछ लिखित जारी किए गए हैं ताकि लोग जिनके मन में शंका थी उसे दूर किया जा सके। और इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें से अहम ये है कि कई देशों में जो बदलाव किए गए थे उसके मद्देनज़र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये पूरा निर्णय लिया था। हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर भी। परिमल, ये डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर सवाल बड़े उठ रहे थे। कहीं ना कहीं इस बात का इल्म स्वास्थ्य मंत्रालय को था और अब एक तरह से FAQs जारी करके सवाल जवाब, लोगों के सभी डाउट्स को, सभी संशय को दूर करने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पे पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस दिन भी ये सफाई दी थी। उसमें बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई थी और हमने कहा भी था कि विदेशों से भी जो चीजें हैं
उसको देखा गया है कि कोरोना को लेकर किस तरीके की नीति रही है, किस तरीके के प्रोटोकॉल वहां पे फॉलो किए गए हैं, किस तरह की स्टडी हुई है। और साथ में जो रिसर्च कहता है, जो आईसीएमआर सबसे सुप्रीम बॉडी है रिसर्च की, जिसने पहले भी हमने देखा कि 14 दिन का अगर आइसोलेशन पीरियड था तो उन्हीं लोगों के जरिए ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के जरिए तय किए गए थे। तो यहां पर इतने मरीजों को देखने के बाद, जहां पे 60,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं अब, तो इतने मरीजों को देखने के बाद एक स्टडी खुद की भी है भारत की, और ऑब्जर्वेशन खुद भी है, और दूसरे देशों से भी जो संवाद किया गया, जो उनकी स्टडी है उसके आधार पर ये फैसले लिए गए थे। और ये कहा भी गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसी पर एक तरीके से आज की जो सफाई है डिस्चार्ज पॉलिसी को लेकर, कि समय समय पर ऐसा बदलाव हमने किया है और आगे भी होता रहेगा। जिस तरह की स्टडी और जिस तरह के शोध होते रहेंगे, उसी पर एक औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। परिमल, जब ये खबर आई तब हम ऑन एयर ही थे, तब भी मैंने ये सवाल पूछा था। ये जो आपने वो सवाल जवाब भेजे हैं, जो औपचारिक तौर पर अब सफाई आई है, उसमें एक सवाल पर कि क्या डिस्चार्ज के बाद संक्रमण का कोई खतरा होता है, उस पर जवाब दिया गया है कि अभी तक डिस्चार्ज होने के बाद ट्रांसमिशन होता है ऐसा कोई इशारा नहीं करता है, लेकिन 7 दिनों के इसीलिए होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। ये बड़ा वेग सा आंसर है, क्योंकि जब आप पहले डिस्चार्ज कर रहे थे तो 2 बार नेगेटिव टेस्ट आने पर डिस्चार्ज किया जाता था और उसके बाद आइसोलेशन में रखा जाता था। अब आप बिना किसी माइल्ड और मॉडरेट में कोई टेस्ट ही नहीं होगा, और उसके बाद जो आप आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं वो सीवियर कैटेगरी में कर रहे हैं। और क्या इसका इशारा साफ तौर पर यह कहने का है कि एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस हैं वो किसी तरीके से बाहर जाकर कैरियर्स का काम नहीं करेंगे? यह सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसिम्प्टोमेटिक को लेके ही यही वजह है जो मंत्रालय मान रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक कहीं से कोई खतरा नहीं पैदा कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि आप देखेंगे भी कि एक रिसर्च आईसीएमआर ने सीधे तौर पे कहा था कि 80% मरीज कोरोना के ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तब भी सवाल उठा था कि 80% अगर ऐसे मरीज हैं तो फिर टेस्टिंग की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाई जाए। हालांकि टेस्ट लगातार बढ़े हैं, लेकिन अब एक दलील और सफाई इसलिए दी गई है शशांक, और उस दिन भी हमारी आपकी जब बात हो रही थी तो हमने कहा था कि अगर ऐसे मरीज से संक्रमण का खतरा बढ़ता है या किसी की मौत होती है तो उस पर सवाल सीधे तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय पे उठेगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हॉस्पिटल में इलाज होता रहा है, उसी के हिसाब से आइसोलेशन को लेकर एक जो दिन तय किया गया 14 दिन का पीरियड, उसी के आधार पर हमने माना है। तो आज जब ये सफाई दी गई है तो आईसीएमआर का भी हवाला दिया गया है, विदेशों का भी हवाला दिया गया है, और सीधे तौर पे इशारा है कि जो माइल्ड सिम्टम है, प्रीसिम्प्टोमेटिक है, मॉडरेट वाले हैं, वो कहीं से संक्रमण को लेकर वो कैरियर का काम नहीं करते हैं अब तक के एविडेंस के मुताबिक। और यही वजह है कि आप आइसोलेशन पीरियड में रहने के बाद, 7 दिन का जो आइसोलेशन पीरियड है घर में, वो रहने के बाद आप आराम से फिर नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। लेकिन यहां पर ये कहना मुनासिब है क्योंकि उस दिन भी आपके मन में भी बहुत सारे सवाल थे और कुछ ही लोगों के अधिकारियों से उस दिन बात हो पाई होगी, सबके फोन भी नहीं उठते हैं। लेकिन आज एक औपचारिक इसलिए इनको सफाई देनी पड़ी है क्योंकि जगह जगह से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर अचानक आपको क्या आन पड़ी कि इस तरह के निर्णय लिए गए। तो उसमें तमाम चीजों को इन्होंने क्लियर किया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और जाहिर है जैसे जैसे नया डेटा सामने आता है, नई बातें आती हैं, नए बदलाव भी हो रहे हैं, लेकिन ये सब अभी ऑनगोइंग है, फ्लूइड है और लगातार नियम और पॉलिसी भी चेंज होती रहती हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन हटाने को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। आज ये एक मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंस रहेगी जो लंबे वक्त तक चलने का अनुमान है और इसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अखिलेश, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं अब खास तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे हम जिस भी तरीके से आंकड़ों को देखने की कोशिश करें, एक बात सत्य है और वो ये कि हमने किसी ना किसी तरह काबू में अभी तक इस लॉकडाउन के जरिए देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रखा है। किसी भी एंगल से हम उसका आकलन कर लें तो ये अच्छी बात है, लेकिन चैलेंजेस अब इसके आगे शुरू होंगे
कहीं हम वो बढ़त जो हमने हासिल कर ली है, हम 2 कदम जो आगे हैं, कहीं हम पीछे ना हो जाएं, क्योंकि एक बार पीछे हुए तो फिर कैच करना इस संक्रमण को मुश्किल हो सकता है। देखिए शशांक, आज 48वां दिन है लॉकडाउन का और हम जानते हैं कि अभी तक भारत में नियंत्रण में रहा है, लेकिन सब ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो इस बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय अब ये भी कह चुका है कि आपको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। तो एक दोहरी चुनौती सरकार के सामने है। पहली बात तो ये है कि लोगों को संक्रमण से बचाए, और दूसरा जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई है उसमें फिर से जान डाले। ये दोनों ही चुनौतियां हैं। इस पर आज जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों से, माना जा रहा है कि उसमें विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो उनके राज्यों को राजस्व का नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी मदद केंद्र सरकार अपनी ओर से दे। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात हर बार की जा रही है, लेकिन देखा यह गया है कि जो 6 बड़े शहर हैं जहां पर कि 50% मामले आ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था अधिकांश उन्हीं शहरों में सिमटी हुई है। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जो सप्लाई लाइन्स होती हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हैं। तो अगर आप ये भी कहते हैं कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आपने पिछली बार कहा कि आपने इंडस्ट्री शुरू कर दी है, आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई लाइन्स डिस्टर्ब होने की वजह से वहां पर कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जो माल बन रहा है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसलिए एक बड़ा सवाल ये रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो जोन्स बनाए गए, कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे, रेड जोन्स बनाए गए थे, ग्रीन ऑरेंज, राज्य सरकारों का यह कहना है कि आप हमें भी पूछिए, हमसे भी बात करके इन जोन्स का निर्धारण कीजिए। अब जबकि करीब 600 जिले 736 में से ग्रीन और ऑरेंज में आते हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि इनको रीडिफाइन किया जाए, इनको नए सिरे से परिभाषित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जिले जो है वो ग्रीन में और ऑरेंज में आ सकें। तीसरी बात यह भी है कि जो मूवमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों का, शुरू में राज्य सरकार थोड़ा रिलक्टेंट थे इस बात को लेकर के, बिहार की ओर से आपत्ति भी की गई थी। अब हालत यह है कि हर दिन 300 ट्रेन चलाने की बात हो रही है सिर्फ मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए। तो जब मजदूर वापस जाएंगे तो 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या मजदूर जाएंगे तो उनमें से कुछ अगर संक्रमण लेकर गांव में जाएंगे तो क्या दूसरी लहर संक्रमण की शुरू नहीं हो जाएगी? और दूसरा सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप जब आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजदूरों को गांव में भेज रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कैसे हो पाएंगी? क्योंकि बिना मजदूरों के तो आप यहां पर काम शुरू नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इस पूरी चर्चा के लिए शुक्रिया। तो आज हमारी नजर रहेगी इस पर। 3 बजे की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें सभी मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। इस पर लगातार अपडेट्स जो आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज़ का। हमारी 5 खबरें जो हम पब्लिश करते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप जाकर उस पोल का एक हिस्सा हो सकते हैं और हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। इस क्रम में पहली खबर है, आज कल से चलेंगी 15 जोड़ी ट्रेन, शाम 4 बजे से होगी बुकिंग। दूसरी खबर, लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर मंथन, पीएम सीएम की बैठक आज 3 बजे। और अगली खबर है कि कहीं पर लोग पैदल चल रहे हैं और कहीं साइकिल पर चल रहे हैं। ये सब मजदूर हैं, इनके लिए एक मुश्किल सफर है। और यूपी से जो कल बारिश और आंधी हुई है उसमें 40 मौतों की खबर आई है, फसलों के नुकसान को भी खबर आई है। और जो आखिरी यानी कि 5वीं खबर है वो है, एसबीआई के बाद अब यूनियन बैंक ने ब्याज की दर घटा दी है, इससे ईएमआई भी घटेगी। तो ये कुछ खबरें हैं, आप इसके लिए वोट कर सकते हैं।